हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने एक्चुअल में पॉलिटी का जो है पीटी 365 किया था, इन्वायरमेंट किया था, ठीक है, और हम लोगों ने जो है आर्ट एंड कल्चर किया था। ओके, ये तीनों किए थे। एंड उसके बाद जो है हम लोग अब करेंगे इकोनॉमिक्स का। जो है अभी भी 15 डेज बाकी हैं, तो हम लोग जो है इकोनॉमी की जो है पीटी 365 कवर करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जिनका जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है वो करंट अफेयर से आता है, एक इकोनॉमिक्स और दूसरी साइंस एंड टेक। तो इन दोनों को हम लोग अगले 5 डेज़ के अंदर अंदर जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ब्रीफ ग्लांस लेते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की। अगर देखें तो हमारा इकोनॉमी का साइज़ अगर देखें तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी, और तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, चाइना और यूएस के बाद। ये सारी टर्म्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टैक्स कलेक्शन जो है हमारा, डायरेक्ट टैक्स जो है वो अकाउंट करता है फॉर 56.72% जो टोटल रेवेन्यू है 2023-24 के, जो डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स भी है जो कंट्रीब्यूट करता है, जो हाईएस्ट, फॉलोड बाई को कॉपरेटिव टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद कॉपरेटिव टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अकाउंट करते हैं 56% जो है टैक्स रेवेन्यू 2023-24 के। अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया में। ये हम इकोनॉमी देख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी एट ए ग्लांस। अगर इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखो तो एम्प्लॉयमेंट देखो, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर देखो, एम्प्लॉयमेंट शेयर, ठीक है, और एग्रीकल्चर, ये है इंडस्ट्रीज़ का एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से, इस तरह से ये 1970s का है, ठीक है, ये 1970s का है, और ये 2020 का है। 70s में इतने लोग एग्रीकल्चर में थे और आज 42% इंडस्ट्रीज़ में। 70s में सिर्फ जो है 11% लोग थे और आज 24% है। वही जो है जो सर्विस सेक्टर है उसमें 14% थे और आज 30% से भी ज़्यादा। ये हम शेयर देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का। अगर आउटपुट देखें तो ये देखो 42 था, आज 15 है, 24 था, 25 है, 34 था, आज 55 है। तो ये आउटपुट चार्जेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं आउटपुट में, ठीक है। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट अगर एज ऑफ मार्च 2024 का हम अगर जानने की कोशिश करें तो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट है 663.8 बिलियन, और विच जो है लॉन्ग टर्म लोन जो है 541 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। इंडिया का अगर एक्सटर्नल डेप्ट जो है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो करें, वो डिक्लाइन हुआ है। पहले 18% था ये। अगर हम जो है डेप्ट है ना, जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो देखें, ठीक है, जीडीपी का 18% जो है, 18.7% जो है हमारा जो एक्सटर्नल डेप्ट था, मतलब इतना हमने लोन उठाया हुआ था, इतना हम कर्जे में थे। और ये जो है 19% था 2023 में, से कम हो गए 18.7 आ चुका है। आपको ये परसेंटेज 0.3 मिनिमल लग रही होगी, लेकिन करोड़ों अरबों की जब बात हो तो ये मिनिमल नहीं। कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो जैसे ज़्यादातर हमने 53.8% शेयर जो है वो यूएस डॉलर का, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है, फॉलोड बाई कुछ इंडियन रुपीज़ है, कोई येन है, एसडीआर भी है। एसडीआर समझते हो ना, ये आईएमएफ का, एटसेट्रा। ये कुछ हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है। तो कितना है? 18 पॉइंट समथिंग, आप याद रखना। ओके, अगर देखें तो मोर देन 663.8 बिलियन डॉलर्स है एक्सटर्नल डेप्ट इन नेट मनी, मतलब। तो ये कुछ ओवरव्यू था जनरल इकोनॉमी का। नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की क्या है? न्यूज़ में था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया अपनी स्टडी जो है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे। क्या होती है, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कुछ वो काम, वो एक्शंस जो किए लिए जाते हैं अवेलेबल, जो नेशनल सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई ऑफ इंडिया के पास जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो एक्शन ले सकते हैं अचीव करने के लिए, एक सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, बाय एडजस्टिंग के मनी सप्लाई को एडजस्ट करके। मनी सप्लाई क्या होता है कि कितना पैसा मार्केट में जा रहा है, ठीक है, ताकि ज़्यादातर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेबल तरीके से जो है इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करे। उसके लिए जो है आरबीआई बहुत सारे डिसीजंस लेती है, उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। किस तरह के एक्शन, डिसीजंस जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा लिए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ये क्या है? ये एक प्रोसेस है थ्रू विच मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, मतलब पॉलिसी रेट चेंजेस जो होते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी होती है, ठीक है, इम्पैक्ट कितना होगा इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, प्राइस लेवल क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, तो इस तरीके से होता है। इसको स्टैट्यूटरी अगर हम स्टेटस देखें तो आरबीआई एक्ट है 1934 का, जो अमेंड भी हुआ 2016 में, वो जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है ऑफ इंडिया, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है
उसको जो है पावर देता है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसके साथ, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई के साथ जो है वो सलाह करके ये डिटरमाइंड करता है, ये फैसला करते हैं कि क्या इन्फ्लेशन टारगेट होगा इन टर्म्स के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हर 5 साल में। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट होता है, करंटली जो है इट इज़ 4%। ठीक है, विद टॉलरेंस प्लस माइनस जो है 2%, टिल 2026 तक जो है 6% तक इन्फ्लेशन चल सकती है। ठीक है, 4% एक्चुअल में है और 2+ जो है प्लस माइनस 2% ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो आरबीआई को 6% पे जो है मेंटेन करके रखना होगा। कुछ टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स नोन एज, कुछ जनरल टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे इनडायरेक्ट जो नेचर में होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए क्वालिटी जो है क्रेडिट की, कितना आ रहा है जा रहा है इकोनॉमी में। अब जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें क्या ख़रीदा या बेचा जाता है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में डॉलर्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, मतलब क्या हुआ है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ, उससे जो है डॉलर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो मार्केट में क्या करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई बेचेगी। ठीक है, और सारे ये डॉलर जो है सक इन कर लेगी। ठीक है, या फिर मार्केट में कमी हो गई डॉलर्स की तो भी ऐसे करते हैं। तो बाइंग और सेलिंग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की होती है, पैसा जो है मार्केट से पैसा जो है सक इन करने के लिए, डॉलर्स हो रुपए हो कुछ भी हो। ओके, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, ये जो है बैंकों को रखना पड़ता है। स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो, इतना पैसा जो है बैंक्स को रखना पड़ता है ताकि जो है पैसा जो है दे ले सके जब कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है। तो ये वेरियस चीज़ें हैं, ये आपको इकोनॉमी की आगे आगे जाके समझ आएंगी। अगर मैं इधर एक एक चीज़ को समझाऊंगा तो इट विल टेक। फिर एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, जो रेपो रिवर्स रेपो, ये वेरियस टूल्स हैं, ये सारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, बैंक रेट, कैश रिजर्व, सीआरआर है, एसएलआर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको अगर समझनी है तो आपको इकोनॉमिक्स को बड़े ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये आपको ये टर्म्स जो है समझ में आएंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड इकोनॉमिक जो किताब नहीं पढ़ी है तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए है। क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो है ये दीज मेजर हेल्प्स, जो कंट्रोल ये वो मेजर लिए जाते हैं जिससे कंट्रोल की जाती है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डायरेक्शन, जो लोन्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को किस तरीके से दिए जाएंगे। ये टूल्स जो है ये अलग हैं, ये अलग है, ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमी, समझे, मतलब राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर द कंजम्पशन पर्पजेज, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सिचुएशन, डायरेक्ट एक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ये मल्टीपल चीज़ें। अगर आपको एक एक टर्म्स का मतलब जो है नहीं आ समझ आएगा, और इतना टाइम भी नहीं है कि हम आपको समझाएंगे, बिकॉज द एग्जाम्स आर नियर। फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, या स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ या लिक्विड एडजस्टमेंट, रेपो रिवर्स रेपो, मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स, इन चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू हैव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी। Otherwise, these words, these terms, these statements are useless for you because you won't be able to grasp these kind of words, or you won't understand these kinds of words. देखो, एक होता है आरबीआई का स्टेरलाइजेशन, इसमें इन्वॉल्व होता है मैनेज करना जो एक्सेसिव लिक्विडिटी होती है इकोनॉमी में, स्टेबलाइज करने। देखो, अगर मार्केट में कैश ज़्यादा होगी, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा है समझ लो मार्केट में, ठीक है, और चीज़ें उतनी है नहीं है ख़रीदने के लिए, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा कि नहीं। पैसे देखो ना, अगर टमाटर 2 ही केजी और लाखों रुपए लोगों के पास, तो टमाटर का रेट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सबको टमाटर चाहिए। कोई बोलेगा 10 रुपये, नहीं, दूसरा बोलेगा मैं 20 दूंगा मुझे दो, तीसरा बोलेगा मैं 50 दूंगा मुझे दो, क्योंकि पैसा बहुत है लेकिन चीज़ कम है। वो होती है ना ग्रोथ इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का जो है, ठीक है। तो क्या करता है आरबीआई, स्टेरलाइजेशन करता है। इससे आरबीआई क्या करता है, बहुत सारे जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, करंट कैश रिजर्व रेशियो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स हैं, इनसे जो है सक इन करता है पैसा। आरबीआई जो है अपनी तरफ पैसा खींचता है ताकि पैसा जो है लोगों के हाथ में कम रह जाए, ठीक है। इससे क्या है, इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स होती हैं। कुछ टाइप्स अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी की 3 टाइप होती है, वैसे यहाँ 2 दी हुई है, ठीक है। एक्सपेंसिव जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देती है,
ठीक है। एंड बैंक्स ऑल्सो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, बैंक भी अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। इससे क्या होता है, लोन जो है सस्ते हो जाते हैं। अगर आपको 2-3% पे लोन मिल रहा है, कितने पे यूजुअली मिलता है, 14-15-12% पे, आपको 9% 8% पे लेगा तो लोग लोन लेंगे ना, लोन सस्ते हो जाते हैं। बिजनेस और जो बिजनेसमैन्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं वो पैसा और ज़्यादा उधार लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि मार्केट में इंक्रीज करेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी, पैसा जो है इंक्रीज होगा मार्केट में। इससे जो लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो लोगों को डिमांड भी होगी। अब पैसा मेरे पास है तो मैं कोई बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ें खरीदूंगा ना, बहुत सारी चीज़ें। ये इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। लोन से जो है लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने चीज़ें खरीदी, खरीदने से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। आरबीआई क्या करता है, खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम मार्केट जो है अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिड्यूस करता है CLR, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सारी चीज़ों को कम करता है। ये आरबीआई एक्शंस लेता है जब जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो। ओके। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको जो है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। जब सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंक्रीज कर देती है इंटरेस्ट रेट्स, बैंक्स ऑल्सो चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट, मेक लोन्स मोर एक्सपेंसिव, लोन्स और महंगे कर देती है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है अगर आपने लोन फिर भी लेना है। ठीक है। लीड टू, इससे क्या होता है, डिक्लाइन होता है, कम होता है लिक्विडिटी, मनी की जो लिक्विडिटी है मार्केट में, मनी सप्लाई जो है वो कम होता है, लोगों के हाथों में पैसा कम है, कैश कम है, तो क्या है, कंजम्पशन भी कम होगी, इन्फ्लेशन भी कम, एग्रीगेट इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, कैपिटल स्टॉक्स, ये सारा कम होगा। लीड टू डिक्रीज इन बोरोइंग, लोग उधारी कम लेंगे बिजनेसमैन से और इंडिविजुअल से, है ना, उधार लोग कम खरीदेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर 15-15, 16-16, 14-14% है तो बहुत जिसको मजबूरी होगी बहुत ज़्यादा वही लेगा ना उधार, क्योंकि इतना इंटरेस्ट रेट भरना, जिसको मजबूरी नहीं होगी वो नहीं लेगा। इससे क्या होता है, इससे जो है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली चीज़ों का रेट कम होगा। अकम्पनीड बाय राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी होता है। तब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम जो है मार्केट अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, इंक्रीज कर देता है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे जो है कॉन्ट्रडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में, जो जब हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जब एक्सपेंशनरी होती है तो तब जो है इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ये तब होता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो, जब इन्फ्लेशन हो जाए तो तब ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ओके। अच्छा, मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है उसकी देखते हैं। देखो अबाउट सेक्शन जो है अंडर 445ZB ऑफ अमेंडमेंट जो 2016 का हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, इन्फ्लेशन एक चीज़ों के जो प्राइजेस को नियंत्रण रखने के लिए, ना ज़्यादा ना कम, वाइल कीपिंग इन माइंड जो ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का, ऑब्जेक्टिव में माइंड में रखना है कि इकोनॉमी को ग्रो भी करना है। ठीक है। 6 मेंबर होते हैं इसके, कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स। ओके। गवर्नर जो आरबीआई का है जो एक्स ऑफिसो पर्सन होता है, 5 बाकी मेंबर होते हैं, 2 जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड होते हैं। तो देखो 3 गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड होते हैं, 2 आरबीआई की तरफ होते हैं और एक जो है आरबीआई क्या क्या होता है, गवर्नर होता है। तो 2, ठीक है, 2 और 1 3 और 3 6 मेंबर्स, 6 मेंबर होते हैं। ये 3 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ये 2 आरबीआई के द्वारा, और ये जो है आरबीआई का गवर्नर है। हर मेंबर के पास एक वोट होता है और गवर्नर जो है एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट। फॉर एग्जांपल देखो, सभी वोट कास्ट करते, इन केस ऑफ टाई अगर हो गया है तो गवर्नर जो है दोबारा वोट देकर जो है टाई ब्रेकर को तोड़ सकता है। एटलीस्ट 4 टाइम ईयर मीटिंग जो है हर कम से कम 4 बार जो होती है। कोरम जो है अगर कब मीटिंग जो है की जा सकती है, जब 4 लोग एटलीस्ट जो है प्रेजेंट होंगे 6 में से, तब जो है वो मीटिंग होगी। एटलीस्ट 4 बार मिलते हैं, मतलब हर 3 मंथ्स में। ठीक है। ओके। तो समझ आ गया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको CRR, SLR, रेपो, बैंक रेट, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ है कि वेरिएबल रेपो रेट क्या है, वाई इज इन द न्यूज़। तो आरबीआई ने इंजेक्ट किया है 2,500 करोड़ जो है, किसके थ्रू, वाया वेरिएबल जो है रेट रेपो, एड्रेस करने के लिए लिक्विडिटी की जो डेफिशिएट थी बैंकिंग सिस्टम में। तो बैंकिंग जो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ जो है लिक्विडिटी मतलब कैश जो है वो कम था। तो 2,500 करोड़ जो है इंडिया ने, जो आरबीआई ने है वो डाला है बैंकिंग सिस्टम में थ्रू वेरिएबल जो है रेपो रेट। क्या होता है ये वेरिएबल रेट रेपो, VRR, वेरिएबल रेट रेपो क्या होता है, या वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, VRR क्या होता है? ये एक मार्केट डिटरमाइन मतलब रेट है जो जनरली जो है रेपो रेट से कम होता है, बट नोट रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता। ठीक है, तो रिवर्स जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, और इसके बीच में आ जाता है वेरिएबल रेपो रेट, ठीक है, और रेपो रेट। ये जो है रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है लेकिन रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता है, तो बीच में आता है। और अप्लाई टू लोन विद ड्यूरेशन, उन लोन्स को होता है यूजुअली एक्सीड्स 1 डे, ठीक है, एक्सीडिंग 1 डे, यूजुअली अप टू 14 दिन के लिए ये एक तरह का लोन की तरह होता है। उन लोन्स को जो है ये लगता है वेरिएबल रेपो रेट लगाया जाता है, जो यूजुअली 1 दिन से ज़्यादा और 14 दिन से जो है अप टू 14 दिन होता है। ये बैंक जो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। व्हेन आरबीआई वांट टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी, ठीक है, आरबीआई चाहता है कि मतलब सिस्टम में और पैसा जाए और कैश जाए, लेकिन बैंक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बोरो नहीं करना चाहते एट रेपो रेट। ठीक है, जो ये इस रेपो रेट, फॉर एग्जांपल रेपो रेट 4.5 है, इतना % पे जो है आप बैंक जो है आरबीआई आपको पैसा देना चाहती है, बैंक को लोन, बैंक्स भी लोन लेती है ना आरबीआई से, लेकिन ये बैंक्स जो हैं वो इस रेट पे नहीं लेना चाहते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो है इट अलाउज बैंक्स टू बोरो एट वेरिएबल रेपो रेट, मतलब रेपो रेट से कम और रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा एक मिडल में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4% पे जो है वो जो है बैंक्स को जो है पैसा देती है आरबीआई। इससे जो है लिक्विडिटी और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मार्केट में। तो रेपो रेट जो है वो एक इज़ अ रेट जिसके एक इंटरेस्ट रेट है जहाँ जिस पे बैंक जो हैं वो पैसा जो है उधार लेती हैं आरबीआई से, विच इज़ फिक्स्ड, जो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमेटी के द्वारा जो है वो फिक्स किया जाता है ये वेरिएबल रेपो रेट। समझे, VRR का मतलब ये एक टूल है, किस्म का हथियार है, ठीक है, कम समय के लिए जो है बैंकिंग सिस्टम में जो है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए कैश जो है वो इन्फ्यूज़ करने के लिए। सिमिलरली जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है, एक वेरिएबल, एक रेपो रेट हो गया वेरिएबल, एक वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है, ये कंडक्ट किया जाता है फिर है ना एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर कैश का जो है ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है सिस्टम में तो इसको दोबारा से कम करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है। इसमें बैंक्स को जो है इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई से, पहले बैंक्स को आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, यहां मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म, जो PSL नॉर्म्स हैं, PSL नॉर्म्स ये क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने रिवाइज किए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है गाइडलाइन प्रमोट करने के लिए। स्मॉल लोन्स जो है, जो इन इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेजेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ लो एवरेज है लोन साइज का, तो ठीक है, छोटे छोटे लोन देने के लिए उन इकोनॉमिकली, वहाँ कुछ बड़े ही, जहाँ इकोनॉमिकली जो है बड़े ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जहाँ पे बहुत कम जो है लोन साइजेस लोगों ने लोन लिए हुए हैं, उन एरियाज। क्या है ये रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स? इंसेंटिव फ्रेमवर्क इसमें ये डाला गया है, ये इस्टेब्लिश करता है कि एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहाँ पे लो क्रेडिट फ्लो है स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 से। उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बहुत कम लोगों ने जो है लोन वोन क्रेडिट लिया हुआ है उनके लिए more weightage 125% will be given to fresh priority sector loans in districts where loan availability is less। ठीक है, जहां लोगों ने 9,000 पर पर्सन भी लोन नहीं लिया हुआ वहां लोगों को फ्रेश दिए जाएंगे 125%। अब इंसेंटिव फ्रेमवर्क भी है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां जो है लोगों ने लोन्स जो है हाई लोन की अवेबिलिटी, जहां लोगों को बहुत लोन लिए हो, मोर देन जो है 42,000 पर पर्सन जो लोगों को लोन मिल रहा है,
वहाँ पे 90% वेटेज दिया जाएगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट से विद एक्सेप्शन कुछ आउटर लायर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे क्रेडिट जो है बड़ा लो क्रेडिट एबिलिटी है, जहाँ पैसा इतना मिल ही नहीं लोगों को, और एंथोज विद जहाँ पे हाई साइजेज, इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। करंट जो इंपॉर्टेंस लेवल है 100%। लेकिन जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ये 125% उन फ्रेश जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहाँ लोन एबिलिटी जो है 9,000 से भी कम है। क्या होता है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL क्या होता है? देखो, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है ना, मीनिंग के वो सेक्टर्स जहां गवर्नमेंट और RBI जो है वो कंसीडर करती है कि ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उन्हें जो है प्रायोरिटी दी जाती है बाकी सेक्टर्स के अलावा, बाकी सेक्टर के ऊपर उनको प्रायोरिटी दी जाती है। समझे? ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करने के लिए जो ये वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटीज़ की और जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, जो बहुत लोग जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उन्हें जो है ये क्रेडिट मिले, ये पैसा मिले। ये PSL जो है वो फॉर्मलाइज 1972 में किया गया था। कमेटी जो इसके साथ एसोसिएटेड गडगिल कमेटी है, घोष कमेटी है 1969 में और 1982 में। ओके, अब PSL जो सर्टिफिकेट है, देखो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग सर्टिफिकेट है ये एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, मतलब तुम किसी दूसरे को भी इशू की जाती है। तुमने कोई किसी बैंक ने जो है लोन दिया किसी प्रायोरिटी फार्मर्स को, या फिर कोई और अंडर डेवलप्ड है, कोई स्मॉल जो है MSMEs है, मीडियम स्मॉल में एंटरप्राइजेज है, ठीक है, कोई अचार की जो कोई फैक्ट्री लगाई हुई है किसी छोटी जगहों पे है ना, तो इन सेक्टर्स में लोन दिया गया। ठीक है, जब आपको फॉर एग्जांपल 30% लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर लोगों में देना, आपने अगर 30 का 30% दे दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो है इसका ये बैंक को ये इनेबल करती है कि उसने अचीव कर लिया अपना प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग टारगेट है, कि इतना लोन आपने इन लोगों को देना है। ठीक है, अगर उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया तो उनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, सरप्लस पे अगर टारगेट से ज़्यादा जो है अगर उसने दे दिया उनको इंसेंटिव मिलता है, शॉर्टफॉल होगा तो उसके लिए आपको जो है परचेज करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने जो है 40% दे दिया और किसी का जो है 20% ही हुआ, अब इसको टारगेट कंप्लीट करने के लिए 10% चाहिए, तो ये अपना इसको ट्रेड कर देगा वो कुछ पैसों पे, ठीक है, इसको 10% के, इस तरीके से होता है। कुछ कैटेगरी एग्रीकल्चर है, MSME है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। ये जो सेक्टर्स है कुछ सब सेक्टर्स पे जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SC STs है, पीपल जो लोगों को जो डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग हैं, तो ये सारे कैटेगरीज हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में आते हैं। इन लोगों को लोन देने से, ठीक है, तो वो अचीव करना पड़ता है, बैंक्स को ईयरली टारगेट्स होते हैं कि इतने लोगों को जो है देना है। अच्छा, टारगेट और सब टारगेट अगर हम देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के लिए, डोमेस्टिक और जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं, और जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 ब्रांचेज या उससे ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, ओके, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, इनका देखते हैं। सबसे पहले जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं और जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 ब्रांचेज हैं या उससे ज़्यादा है, उनको 40% जो एडजस्टेड नेट क्रेडिट जो बैंक का है, या फिर क्रेडिट इक्वलेंट जो ऑफ बैलेंस जो शीट है, एक्सपोजर है, विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर है उसके अकॉर्डिंगली जो 40% उसका जो है टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स, ओके। 18% जो है एग्रीकल्चर, विच एवर ईयर आउट ऑफ द टारगेट 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, इस 18% में से 10% जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को। माइक्रो एंटरप्राइज 7% ऑफ ANBC या COBC, ठीक है, वट एवर इज हायर। 12% किसको, सेम एज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन ये एप्लीकेबल है प्राइमरी जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। अगर फॉरेन बैंक्स की बात करें तो सेम है एकदम इनके साथ, जिनकी 20 ब्रांचेस से कम भी हैं। बाकी ये एग्रीकल्चर में, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज में, और जो सेम एज जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं इनमें जो है नहीं है, इनमें जो फॉरेन बैंक्स को जो है नहीं करना है कंट्रीब्यूट। यहाँ करना है कमर्शियल बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज है, 20 से कम वाली को जो है यहाँ देना है 40% जो है एडजस्टेड नेट क्रेडिट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, रीजनल रूरल बैंक्स, इनको 70% जो है अपना जो नेट एडजस्टेड जो क्रेडिट है, एडजस्टेड नेट बैंक का जो क्रेडिट है 75%, या फिर जो उनकी जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है उसको, उसके तहत जो है 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना है, ठीक है। 18% यहाँ पे भी है डोमेस्टिक जो कमर्शियल बैंक है
रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको भी जो है 18% एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, अच्छा 7.5% जो है माइक्रो इंटरप्राइजेज में, और 15% जो है वो डोमेस्टिक जो है कमर्शियल बैंक्स। फिर स्मॉल जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं इनको भी 75%, बाकी सारा सेम है। तो ये सारे जो है कुछ टारगेट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को जो है वो अचीव करने होते हैं रिलेटेड टू कौन, प्राइवेट जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट, माइबोर, MIBOR। ये क्या है? न्यूज़ में क्या था रिसेंटली, जो RBI ने वो रिकमेंड किए हैं कि चेंजेस लाए जाएं जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है मीबोर को जो है कैलकुलेट करने के लिए, और प्रपोज किया है कि इससे ट्रांजिशन किया जाए एक नई सिक्योर मनी मार्केट बेंचमार्क में जो पॉपुलर है प्रोडक्ट डाइवर्टिज। क्या है ये एक्चुअल में, ये मीबोर क्या है, व्हाट इज मीबोर? ये इंटरेस्ट रेट जो है एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जो यूज़ किया जाता है बैंक्स के द्वारा बोरो करने के लिए अनसिक्योर्ड फंड्स इन इंडियन मार्केट्स में। जो है इंडियन बैंक्स, वेरियस बैंक्स, इंटर बैंक्स में भी जो है आपस में जो है वो बैंक जो है वो लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, एक डे के लिए, कुछ किसी तरीके से भी। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटर बैंक जो है आउटराइट रेट कंप्यूट एंड पब्लिश बाय फाइनेंशियल जो है बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड जो है ऑन डेली बेसिस पे इसको जो है शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, एक दिन के लिए पैसा लेते हैं, तो उसको जो है डेली बेसिस पे आज कितना इंटरेस्ट रेट पढ़ना पड़ेगा, आज कितना पड़ेगा, तो कंप्यूट किया ट्रेडेड एक्सक्यूट नेगोशिएशन डील सिस्टम या NDS कॉल सिस्टम इन फर्स्ट आवर। तो ये है मीबोर, एक एक्चुअली वेरियस है, इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है। जो लंदन का इंटर बैंक जो ऑफर रेट था लीबोर, ये लंदन बेस्ड था। लास्ट ईयर जो है RBI ने इशू किया एडवाइजरी बैंक्स को और बाकी जो है RBI के रेगुलेटरी जो एंटिटीज़ हैं उन्हें कहा कि वो जो है इंश्योर करें कंप्लीट ट्रांजिशन जो है लीबोर से, जो लंदन इंटर बैंक जो है बैंक्स आपस में लोन देती है ना, जो इंटरेस्ट रेट है उससे जो है ट्रांजिशन करें। लीबोर एक ग्लोबल जो है बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट का, एट विच जो है मेजर जो ग्लोबल बैंक्स हैं वो एक दूसरे को उधार देती हैं इंटरनेशनल बैंक्स कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए, ठीक है। कॉल मनी मार्केट, ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे NBFCs है, बैंक्स हैं, ठीक है, वो लेंड करती हैं या बोरो करती हैं फंड शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए पैसे चाहिए तो दूसरी बैंक से जो है फ़ोन करेंगे कि इतना पैसा भेज दो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। RBI ने एस्टैब्लिश किया एक सिस्टम अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR, जो अलो करेगा बैंकों के वो चूज़ कर सकती हैं रेट फ्रॉम द बास्केट ऑफ करेंसी रादर देन जो ब्रिटिश पाउंड इंटरनेशनल है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश के पाउंड है जो उनके जो है जैसे लीबोर था उनके करें, उनकी जगह जो है RBI ने खुद अपना जो है अल्टरनेटिव जो है रेफरेंस रेट किया है, जिसमें से आप बास्केट ऑफ करेंसी है उसमें से चूज़ कर सकते हैं कौन सी करेंसी चाहिए किस इंटरेस्ट रेट में। अच्छा, लीबोर का अल्टरनेट क्या हो सकता है? सिक्योर ओवरनाइट जो है फाइनेंसिंग रेट जो है सोफर या फिर USA का, और मुंबई मॉडिफाइड इंटर बैंक जो है फॉरवर्ड आउटराइट रेट। अच्छा, मी4 नया आया है, मी4, ठीक है, इंडिया में ये है। संघाई जो है इंटर बैंक जो है ऑफर रेट भी है, शिबोर है चाइना में, टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट भी है, तीबोर जापान में। तो ये वेरियस जो है अल्टरनेटिव्स हैं अगर हम लंदन में से मूव करें तो। ओके, अच्छा, फाइनेंशियल जो बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये क्या है? FBIL, इसके बारे में आपने सुना भी हो। फाइनेंशियल बैंक जो है बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये 2014 में फॉर्म की गई थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये जॉइंटली किसके द्वारा, एक फिक्स इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव एसोसिएट ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा जॉइंटली ऑन की जाती है, और फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेडा और इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये 3-4 लोग मिलकर इसको चलाते हैं। इसका एम है डेवलप करना और एडमिनिस्टर करना बेंचमार्क, किस तरीके से मनी मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में, इंडिया में जो वेरियस इंटरेस्ट रेट्स हैं वो किस तरीके से जो है मैंने एडमिनिस्टर किए जाते हैं। FBIL एक रेगुलेटिंग बॉडी है, किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो FBIL जो है जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड है वो किसके द्वारा जो है एडमिनिस्टर की जाती है? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये लीबोर, मीबोर, शिफ4 ये अलग अलग जो है बैंक रेट्स हैं जिसके ऊपर जो है मल्टीपल जो है बैंक्स आपस में जो है उधार लेती हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें कॉल मनी भी है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है RBI का सरप्लस ट्रांसफ़र
न्यूज़ में क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अप्रूव किया हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफ़र 2.11 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट को जो है दिया है आरबीआई ने। कौन से फाइनेंशियल ईयर 2024 का, जो मोर देन डबल है प्रीवियस ईयर में से सिर्फ 86,000 जो है 416 करोड़ दिए थे। ये सरप्लस जो है ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट सरप्लस जो था वो किसने, बैंक ने, आरबीआई ने जो है गवर्नमेंट को दिया। अब क्या है ये आरबीआई का सरप्लस? देखो, सरप्लस इंप्लाई करता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब आपका खर्चा 10 रुपये होगा और अगर आपका जो है इनकम 30 थी और आपका खर्चा जो है ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, तो इनकम जो है वो ज़्यादा होना और एक्सपेंडिचर जो है वो कम होना, इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम सरप्लस। ठीक है, इसको कहते हैं सरप्लस इनकम। तो आरबीआई का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ 1/7 है, 7वां हिस्सा है टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम का। समझ लो आपने जो है 100 रुपये कमाए हैं, ठीक है, और आपका भी 30% भी जो है नहीं है, 7वां मतलब 7% जो है 10 का जो है मतलब 1/7 है, 25% भी नहीं, 10 से 12 से 10 से 12 24, हाँ अराउंड जो है 22 to 23% जो है इनका खर्चा है, देर बाई जनरेटिंग जो है सरप्लस जनरेट हो रहा है। तो इससे ये जो है ये न्यूज़ में था, ये प्रोवाइड किया गया। अगर आरबीआई के इनकम और एक्सपेंडिचर देखें तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखो आरबीआई की इनकम, आरबीआई कहाँ से पैसा जो है कमाती है। अब इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग ऑफ रुपी सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है ना, जो मिलता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जैसे ऑपरेशंस में पैसा कमाती है, इंटरेस्ट जो अर्न करती है। ओके, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन एंड एडवांसेज जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा लोन देती है, बैंक्स को जो लोन देती है उस पर इंटरेस्ट कमाती है, रेपो रेट नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयज़ जो है उनको जो है पैसा देती है, लोन देती है, तो उनसे जो है इंटरेस्ट कमाया जाता है। इंटरेस्ट जो है अर्न किया जाता है फॉरेन सोर्सेज से, जैसे कंसिस्टिंग ऑफ लोन्स, जो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स जो इंडिया के पास है उन पे इंडिया जो है इंटरेस्ट कमाती है आरबीआई। तो मल्टीपल इंटरेस्ट जो है कमाए जाते हैं आरबीआई की इनकम। अगर आरबीआई का एक्सपेंडिचर देखें तो आरबीआई अकर करती है एक मेजर चंक जो है, ज़्यादातर जो हिस्सा जो अपनी एक्सपेंडिचर का वो है मेकिंग रिस्क प्रोविजंस, जैसे कंटिजेंसी फंड में, एसेट डेवलपमेंट फंड है जैसे, इन पैसों पे सीएफ जैसे कैप्ट अनफोर्सिन जो है से जो कंटिजेंसी फंड है वो मतलब कोई कंडीशन ऐसी आ जाए लाइक जो है डिप्रीवेशन हो जाए सिक्योरिटीज़ का, जो इंडियन सिक्योरिटी उसकी वैल्यू का, या रिस्क है जो मॉनेटरी रेट पॉलिसी है उनसे जो अगर रिस्क हो तो उनके लिए जो है पैसा कुछ इकट्ठा करके आरबीआई रखा हुआ है ताकि मुश्किल इमरजेंसी में काम आए। ईडीएफ जो है एसेट जो डेवलपमेंट फंड है, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो बनाए गए टुवर्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस में। कुछ इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो प्रिंटिंग नोट्स को छापने के लिए पैसा लगता है, एजेंसीज के चार्जेस हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर सिर्फ 1/7 है उनका जो इंटरेस्ट ऑफ इनकम जो कमाते हैं उसका 1/7वां हिस्सा है, चौथा भी नहीं, वो 25% होता है। ओके अच्छा, कुछ प्रोविजंस देखते हैं जिसमें जो है आरबीआई जो है वो ट्रांसफ़र करता है जो सरप्लस जो प्रॉफिट है उसका जो पैसा है गवर्नमेंट को। तो आरबीआई एक्ट जो है 1934 का सेक्शन जो है 47 ये मैंडेट करता है आरबीआई को कि वो ट्रांसफ़र करेगा इट्स प्रॉफिट, किसको, जितना उसने फ़ायदा हुआ है उसको वो जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करे। कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था? देखिए मेलेगाम जो कमेटी है 2013 की, उसने ये रिकमेंड किया था के सरप्लस ट्रांसफर्स जो है वो इंक्रीज्ड। तो इससे क्या है, आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 47 ये मैंडेट करती है आरबीआई को कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाएगा। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है एज पर जो है भीमल जलान कमेटी है कि सरप्लस ट्रांसफर डिपेंड किस पे करेगा, रियलाइज इक्विटी मैंडेट के बिटवीन 5.5 to 6.5% जो बैलेंस शीट है, ठीक है, एक्सेस जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा गवर्नमेंट को, इतना रखा जाएगा। इकोनॉमिक कैपिटल kept between 20.8 to 25.4 of the balance sheet and excess transfer to the government, ठीक है।
करेंसी जो करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट्स इंक्लूडिंग जो कैपिटल है, रिजर्व है और अनरियलाइज गेन एंड लॉसेज हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद जो है दिया जाएगा सरप्लस। ओके, तो ये कुछ जो है सरप्लस रिलेटेड और आरबीआई के जो है प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड बातें थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वेज एंड मीन एडवांसेस स्कीम। ये क्या है? देखो, न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज़ किया है वेज और मीन एडवांसेस लिमिट जो है स्टेट्स की और यूटीज़ की। कितने? टू 60,118 करोड़ फ्रॉम, पहले क्या था 47,010 करोड़ था। क्या होता है ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस? देखो, डेफिनेशन क्या है? एडवांसेस वो एडवांस स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड किए जाए बाय आरबीआई, उनकी टेम्परेरी जो मिसमैच हुआ है कैश फ्लो में ऑफ रेसिपिएंट ऑफ एंड द पेमेंट एंड इज नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, इतना इनकम ही नहीं हुआ, तो इनके बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए जो आरबीआई पैसा देती है स्टेट्स को, उनकी टेम्परेरी मिसमैच जो है उसको पूरा करने, ये अवेलेबल है यूनियन गवर्नमेंट को भी, वो भी ले सकते हैं। टाइप्स नॉर्मल जो है वेज एंड मीन्स भी एक एडवांसेस होता है, एक स्पेशल वेज एंड मीन होता है नोन एज स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एसडीएफ। फर्स्ट, एक स्टेट या यूयूटी जो है इज प्रोवाइडेड विद स्पेशल वेज एंड जो है मीन्स एडवांसेस फॉर इट्स एग्जॉस्टेड, ठीक है, फॉर इट्स एग्जॉशन इट गेट्स ए नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस। स्पेशल वेज एंड मीन एडवांसेस के जो है इंटरेस्ट रेट कम्स होते हैं नॉर्मल के बजाय, तो इसमें भी इंटरेस्ट लगता है वेज एंड मीन्स जो दिए जाते हैं उनकी जो टेम्परेरी जो मिसमैच हो गई है उनकी इनकम में और उनके जो है लॉसेस में, ठीक है, कैश फ्लोज ऑफ जो रिसिपिएंट है और पेमेंट है उनमें, कि कितना उन्होंने पेमेंट कर दिया और कितना उनके पास है। जब इसमें मिसमैच होता है तो आरबीआई उसको जो है एक लोन की तरह देती है। ओके, इंटरेस्ट रेट जो है लिंक होता है रेपो रेट के साथ, जितना रेपो रेट उस तरह से चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम जो है डब्ल्यूएमए है, स्पेशल ड्राइंग राइट फैसिलिटी भी होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जो है वो होते हैं, वो आप आरबीआई से कर सकते हो। ये इंस्ट्रूमेंट सारे जो है गवर्न किए जाते हैं बाई आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। ओके, स्पेशल जो ड्राइंग फैसिलिटी है वो गई, ये अवेलेबल है बाय स्टेट अगेंस्ट जो कोलेटरल ऑफ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, जो गारंटीड रिडम्पशन फंड है से जो ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स हैं। तो सीएसएफ और जीआरएफ जो है ये रिजर्व फंड है जो मेंटेन की जाती हैं सम स्टेट्स विद द आरबीआई, आरबीआई के साथ मेंटेन की जाती हैं स्टेट्स के द्वारा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये भी एक प्रोवाइड की जाती है व्हेन एवर फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू द स्टेट एक्सीड्स इट एसडीएफ एंड डब्ल्यूवीज, जब स्टैंडिंग जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाए और वेज एंड मीन्स जो है लिमिट वो भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है स्टेट्स को। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्राइसिस, जनरली स्टेट गवर्नमेंट यूटी जो है वो अवेल कर सकती है 14 कंजिक्यूटिव डेज़ के लिए, और ये रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है पैसा देते, ठीक है। कुछ बाकी जो की डेवलपमेंट है अगर हम आरबीआई से रिलेटेड देखें तो वो तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसर्न रेज किए हैं जो बैंक्स का हाई जो है सीडी रेशो है, क्या क्रेडिट और डिपॉजिट रेशो है, और उन्हें कहा गया है इस रेशो को कम किया जाए। जो क्रेडिट्स और जो डिपॉजिट्स हैं उनके बीच में बहुत गैप है, मतलब कितने लोन्स आपने दिए हैं और कितना पैसा आप पे डिपॉजिट हुआ, उन दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं, मतलब जब फ़र्क है। तो कहा है कि इस डिस्टेंस को जो है कम किया जाए। क्या होता है सीडी रेशो? सीडी जो है जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है, ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो रिप्रेजेंट करता है कितना परसेंटेज जो है लोन बैंक ने इशू किया है और उसके रिलेशन में रिलेटिवली कितना जो है बैंक के पास पैसा डिपॉजिट है, ठीक है। इट इज़ द रेशो ऑफ हाउ मच बैंक लेंड्स आउट ऑफ द डिपॉजिट ही इट हैज़ मोबिलाइज, कितना पैसा उसने इकट्ठा किया है और उसमें से कितना उसने लोन दिया है। अगर हायर होगा सीडी रेशियो सजेस्ट करता है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है बैंक के रिसोर्सेज का वो एलोकेटेड है टू लोन्स। अगर गैप ज़्यादा है तो इससे ये पता लगेगा कि बहुत सारा पैसा जो है बैंक ने लोन में दिया है, ठीक है। इससे जो है देखो हायर जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ना, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ के तो चांसेस हैं, लेकिन ये हायर रिस्क भी है। अगर फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में जो है गैप है डिपॉजिट रेशियो में, अगर लोग लोन में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो लोगों का डिपॉजिट जो लोगों ने जमा किया था लोगों को पैसा कहाँ से देंगे, क्योंकि वो तो उठा के तुमने लोन दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो पीक कर चुका है 78.8, हाईएस्ट जो 2005 में था।
इन दिसंबर जो है 2023 में। और ओवर 75% जो बैंक्स हैं जिनका क्रेडिट रेशियो जो है वो अबव है 75%, वो प्राइवेट बैंक्स हैं। 75% से भी ज़्यादा जो है, ओवर 75% ऑफ द बैंक ऐसी हैं जिनका क्रेडिट डिपॉजिट है तो 75% से भी ऊपर है, और वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। कुछ की रीज़न अगर देखें हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का, तो एक तो हाई क्रेडिट ग्रोथ, राइजिंग रिटेल क्रेडिट एंड इंक्रीजिंग लोन, जो बिजनेस और एमएसएमईज वाले बहुत लोन ले रहे हैं। स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, कस्टमर्स जो है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं सेवर से इन्वेस्टर्स की तरफ। पहले लोग जो है बैंकों में पैसा सेव करते थे, वहीं आजकल लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल जगह। कहीं ना कहीं वो फंड जो है वो डाइवर्ट हो रही है, फंड जो है कैपिटल मार्केट में, और इससे जो है डिपॉजिट्स जो पहले बैंकों में पैसा रहता था वो कम हो रहा है। समझे इंपैक्ट जो है अगर हाई सीडी का अगर बैंक्स पे देखें तो प्रेशर ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स क्या है? ये एक मेजर है कि नेट रिटर्न ऑन बैंक्स की अर्निंग एसेट्स पे, लाइक इन्वेस्टमेंट अगर हम सिक्योरिटीज़ में करें, लोन्स में करें, तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकती है। बैंक जो है वो टाइमली जो है पेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब अगर किसी ने अपना 500 रुपये जमा करवाया है, ठीक है, बैंक ने इसमें से जो है 400 लोन दे दिया है इधर उधर, है ना, वो नहीं आया अभी तक, डिपॉजिट क्योंकि कम है, तो अब वो बंदा डिपॉजिट निकलवाने आया और बैंक के पास है ही नहीं पैसा, बैंक के पास तो 100 ही रुपया बचा है ना, वो कब रिकवर होगा और इसको देगा? तो ये भी तो है ना, टाइमली जो है पेमेंट ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पाएगा। क्रेडिट रिस्क, बोरोर्स जो है वो डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे कि मैं 6 महीने के अंदर जो है ये 400 रुपया दूंगा, अब उस पर धोखाधड़ी भी तो हो सकती है ना। तो प्रेशर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का भी, लिक्विडिटी रिस्क भी है और क्रेडिट रिस्क भी है। तो सीडी समझे आप, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन इंडेक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है हैज़ रिजन टू 64.2 इन मार्च 2024। 60 था, 60.1 था, ठीक है, 2023 में, इससे इंक्रीज होकर 64% हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली वो एक लिस्ट है, ये इंडेक्स है जिसमें डिटेल में बताया जाता है बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर्स को भी, ठीक है। इट कैप्चर्स द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, कितने लोग जो है वो उनका बैंक में अकाउंट है, कितना पैसा फलाने ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, किसके पास इंश्योरेंस है, किसके पास पोस्टल है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। तो कहीं ना कहीं पीपल्स इंक्लूजन जो है फाइनेंसेस में वो इंक्रीज हुआ है। अगर सिंगल वैल्यू इंडेक्स होती है 0 से 100, वेयर 0 जो है कंप्लीट एक्सक्लूजन है और 100 जो है कि फुल्ली सब लोग इंक्लूडेड। इट इंक्लूड, इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं। एक्सेस, कितने लोगों को बैंकिंग सिस्टम का, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का, इन चीज़ों का, स्टॉक मार्केट का एक्सेस है, कितने लोग यूज़ करते हैं 45%, और क्वालिटी कैसी है उसमें 20%। ये एनुअली जुलाई के महीने में रिलीज़ की जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड अबर्ट्समैन स्कीम। आरबीआई ने रिलीज़ की एनुअल रिपोर्ट्स जो है ओम्बड्समैन स्कीम 2022 थे। ये पहली स्टैंड आउट अलोन रिपोर्ट है, अकेली रिपोर्ट है, जहाँ पे रिजर्व बैंक ने एक इंटीग्रेटेड जो है, ठीक है, अंडर द रिजर्व बैंक फर्स्ट स्टैंड अलोन रिपोर्ट। क्या है ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की? ये लॉन्च की गई थी 2021 की, एक पार्ट जो है अल्टरनेटिव जो एजीआर फ्रेमवर्क था आरबीआई का, अल्टरनेटिव ग्रीवियंस जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिजोल्व करने की, कोई भी कस्टमर्स को अगर परेशानी है, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है रेगुलेटरी एंटिटी आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई जो है उनकी ग्रीवियंस को देखेगा, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ शिकायतें हैं। तो अंडर ये किसके अंडर फॉर्म हुई थी? जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है अंडर आरबीआई जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट फ्री कस्टमर्स की कंप्लेंट को हमें देखना है। ये स्कीम कवर करती है सभी कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स है या शेड्यूल्ड है, प्राइमरी है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है, कोऑपरेटिव विद डिपॉजिट पे जो है 50 करोड़ या उससे ऊपर हो, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सेप्ट जो हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनी इसको छोड़ के, ठीक है, सारी पेमेंट सिस्टम जो है या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अबर्ट्समैन, आरबीआई में अपॉइंट 1 और मोर ऑफ ऑफिसर्स एज अबर्ट्समैन, ठीक है, या डिप्टी अबर्ट्समैन फॉर टेन्यूर नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एट ए टाइम। ये क्या करते हैं? हैंडलिंग द कंप्लेंट,
लोगों की परेशानी को सुनते हैं, दुख को सुनते हैं। 25 ऑफिसर्स हैं जो ऑफ आरबीआई ombudsman, और सेंट्रलाइज रिसिप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर्स भी हैं प्रेजेंटली, जो हैंडल करते हैं लोगों की कंप्लेंट्स को, उनकी समस्याओं को, उनका हल देते हैं, उनको तरीके बताते हैं किस तरीके से आप जो है सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल बैंक्स। न्यूज़ में क्या था, आरबीआई ने कुछ सेट किए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स टू ट्रांजिट इनटू यूनिवर्सल बैंक्स अंडर ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग के बारे में जो है हम देखेंगे आगे। अबाउट यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक्स जो हैं वो बैंक्स हैं, वो कारखाने हैं, वो जहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वाइड रेंज, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, जो बियॉन्ड कमर्शियल बैंक्स में या इन्वेस्टमेंट बैंक्स में होती हैं, सच एज इंश्योरेंस। ठीक है, अंटिल नाउ जो SFBs थे, स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक्स थे, वेयर अलाउड कि वो प्राइमली अंडरटेक कर सकते कुछ बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेंड कर सकते हैं टू अनसर्व्ड एंड जो है अंडर सर्व्ड सेक्शंस को, जहाँ पे जिनको नहीं मिला उनको लोन दे सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल बैंक्स वो होंगी जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कमर्शियल बैंक्स में जहाँ सिर्फ डिपॉजिट और लोन नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंश्योरेंस होगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होंगी, ये सारी चीज़ें। इसमें एक चीज़ आई थी ऑन टैप लाइसेंसिंग, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में आरबीआई के द्वारा। ये अलो करता है बैंक्स को कि वो अप्लाई कर सकती हैं बैंकिंग लाइसेंस के लिए, किसके, विद आरबीआई, पूरे साल तक। पहले कुछ मंथ्स होते थे, स्पेसिफिक पीरियड, तब तुम अप्लाई कर सकते हो, और पूरे साल में तुम जो है ऑनलाइन कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले जो है बैंकिंग लाइसेंस जो वो जो है ग्रांट किया जाता था इनविटेशन पे। एप्लीकेशन जो है आरबीआई के द्वारा जो है कुछ जो है प्रोस्पेक्टिव जो है प्लेयर्स होते थे, जो आरबीआई को लगता था कि ये बैंक चला सकते, उनको भेजा जाता था, उनको इन्वाइट किया जाता था, फिर लाइसेंसिंग होती। आजकल ऑन टैब है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप कर सकते हो। कौन एलिजिबल है SFB के लिए टू ट्रांजिशन इनटू यूबी? स्मॉल जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं वो यूनिवर्सल बैंक्स में जो है ट्रांजिशन करने के लिए कौन कौन जो है वो एलिजिबल है? सबसे पहली चीज़ है नेटवर्थ। जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं उनकी मिनिमम जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ होनी चाहिए। वो मस्ट बी शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक मीन्स कि जो आरबीआई के जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें होना चाहिए। ठीक है, और सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए परफॉर्मेंस का मिनिमम 5 साल के लिए। ओके, फिर जो है फाइनेंशियल हेल्थ, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, शुड हैव नेट प्रॉफिट और इन लास्ट पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में होने चाहिए। एसेट क्वालिटी, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, GNPA और नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू जो है 3 या 1% होने चाहिए रिस्पेक्टिवली पिछले 2 सालों में। 3% से ज़्यादा ग्रॉस नहीं होना चाहिए, 1% से ऊपर जो है नेट नहीं होना चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्टॉक लिस्टिंग, शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे उसके शेयर लिस्टेड होने चाहिए। प्रमोटर रिक्वायर्ड, कोई एडिशनल, नो एडिशन ऑफ न्यू प्रमोटर्स, या कोई चेंजेस भी नहीं होने चाहिए एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स में जो परमिट है इस ट्रांजिशन के दौरान। कोई चार्जेस नहीं अलाउड टू द प्रमोटर शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन प्लान, ये प्रीवियसली जो अप्रूव किया गया था आरबीआई के द्वारा। प्रेफरेंस, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं विद डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो वो प्रिपेयर किए जाएंगे। क्या होती हैं अबाउट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स? ये जो है अनाउंस किए गए थे यूनियन बजट 2014-15 में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, बहुत सारे लोगों को जो है फाइनेंसिस के अंदर लाने के लिए, बैंकिंग अकाउंट खुलवाने के लिए, उनको लो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, उन डेप्ट। ठीक है, तो रजिस्टर्ड एज, जैसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है अंडर कंपनी एक्ट जो 2013 रजिस्टर्ड होती है, वैसे ये भी रजिस्टर्ड होती है। अगर इनके लाइसेंसिंग की बात करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर इनकी रेगुलेशन होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहाँ ये ऑपरेट कर सकती है। अगर कैपिटल रिक्वायर की करें 200 करोड़ होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर जो कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं उनको छोड़ के, बाकियों की 200 करोड़ एटलीस्ट जो है उनके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट उनके पास होना चाहिए। एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट रिक्वायर्ड, 75% जो इनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है वो 75% किसको जाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लोगों को लोन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। न्यूज़ में क्या था? आरबीआई आस्क्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप ए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। आरबीआई ने कहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो जो है ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड सेटअप करना बंद कर दें, प्रैक्टिस इस तरह की। क्या है ये DEF?
डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सेटअप की गई थी बाई DEF आर सेटअप बाई UCB, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, थ्रू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू पे डिविडेंड फ्यूचर ईयर्स में डिविडेंड के लिए, व्हेन फ्यू प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट एंड वेयर द बैंक्स हैव पोस्टेड ए नेट लॉस, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा बैंक्स का और उनका जो है नुकसान हो रहा हो। होएवर कुछ करंट रूल हैं वो डिस्टिंक्टिवली जो है वो बड़ी साफ तरीके से जो मना करते हैं कि ऐसी पेमेंट्स जो है प्रीवियसली जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। एट वन टाइम मेजर RBI ऑल्सो प्रोहिबिट UCB टू ट्रांसफर द मनी टू DEF और टू जनरल रिजर्व्स या फ्री रिजर्व्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं सेटअप की गई है, कुछ मतलब दानने वाली है जो RBI ने साफ मना कर दिया। ये हमें इधर जानने की ज़रूरत है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं। इनको जो है रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एक्ट है उसके अंदर, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना, ऑफ स्टेट कंसर्न, या मल्टी स्टेट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 2002, इनके अंदर याद रखना, कंपनी एक्ट नहीं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। डुअल रेगुलेशन, RBI रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है बैंकिंग फंक्शंस को अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और स्टेट और सेंटर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सुपरवाइज मैनेजरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी मैटर्स को, ठीक है। तो इनमें डुअल है, स्टेट भी है और RBI भी है। ओके, लैंडिंग, मैंडेट टू अचीव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट ऑफ 75% बाई मार्च 2026। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है कि इतना पैसा आपको जो है इन PSL नॉर्म्स में देना, वो अचीव करना आपने मार्च 2026 से 75%, और अलाउड टू लैंड मनी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी आप पैसा दे सकते हैं। RBI रेगुलेट करता है फ्रेमवर्क कैटेगरीज ऑफ UCB 4 टियर में। आप देखोगे कैटेगरीज अर्बन जो है कोऑपरेटिव बैंक्स का, टियर 1 में जितनी भी यूनिट्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और सैलरी जो अर्नर्स हैं UCB के, इररिस्पेक्ट उनका कितना डिपॉजिट साइज है, या ऑल अदर जो UCB है हैविंग डिपॉजिट्स अप टू 100 करोड़, ये टियर 1 की है अर्बन कोऑपरेटिव। टियर 2 में आती हैं UCB जिनका डिपॉजिट मोर देन 100 करोड़ है और अप टू 1000 करोड़ जो है इनके पास डिपॉजिट्स है, पैसा है मतलब जमा। टियर 3 में आती हैं जिनका डिपॉजिट मोर देन 1000 करोड़ है, अप टू 10,000 करोड़, और टियर 4 में आती हैं वो कैटेगरी जिनका 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा डिपॉजिट्स है, पैसा, ठीक है। इनिशिएटिव, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो और स्ट्रेंथन करने के लिए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2000 भी गिव्स RBI पावर कि वो सुपरसीड कर सकते हैं बोर्ड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक्स को। ये इसको इट ब्रोट जो है मैनेजमेंट, गवर्नेंस और वाइंडिंग अप एटसेट्रा RBI के जो है प्रीव्यू में ले आया कि उनके जो है मैनेजमेंट, उनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनकी गवर्नेंस कैसी चलेगी जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कहीं ना कहीं RBI के अंडर आया। इससे और स्ट्रेंथन होगी अर्बन जो है कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, और फैसिलिटीज़ इंक्रीज होंगी, वेरियस नॉर्म्स उन पर लागू होंगे, ठीक है। ईज ऑफ एक्सपेंशन, सम UCBs जो है उनको अलाउ किया गया है कि वो नई ब्रांच ओपन कर सकती है अप टू 10%, मतलब मैक्सिमम 5 ब्रांचेस जो है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस, मतलब पहली ब्रांचेस की जितनी है उनका 10% ब्रांचेस और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इन प्रीवियस फाइनेंस, बिना अप्रूवल के RBI के। NUCFDC, नेशनल अर्बन जो कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर UCBs। ये क्या है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो PCA फ्रेमवर्क है, किसके लिए? प्राइमरी जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। किसके द्वारा? RBI के द्वारा इशू किया गया जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है फ्रेमवर्क बाई प्राइमरी जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। कुछ की फीचर्स देखते हैं। ये जो नया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है PCA फ्रेमवर्क है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी जो है फाइनेंशियली मतलब मनी वाइज जो उनकी जो है वो हालात ठीक नहीं है, कैपिटल वाइज विद ग्रेटर प्रिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एड्रेस करने के लिए इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया गया है। कब? 1 अप्रैल 2025 को जो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाएगा, रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग जो है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है। ये एप्लीकेबल्स जितने भी जो है टियर 2 और टियर 3 टियर 4 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, हमने टियर 1 2 3 4 के बारे में ऊपर डिस्कस किया था। एग्जेम्पशन है, ठीक है, विद द एग्जेम्पशन ऑफ थोज जो अंडर हैं ऑल एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस के। कैपिटल और एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जितनी भी है, ये सारे जो UCB है, मतलब कितना इनके पास कैपिटल, कितना पैसा है, ठीक है, कितना इनकी एसेट जो इनके पास जो अभी मतलब एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटीज़, लोन्स जो दिए हुए हैं वेरियस, ये एसेट में आते हैं। इनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब कि रेगुलरली क्या EMI लोग भर रहे हैं, नहीं, प्रॉफिटेबल कितने हैं ये UCBs जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कुछ ये की एरियाज़ हैं जिनको RBI के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा।
जो फाइनेंशियली अनसाउंड है या इल मैनेज्ड है, मतलब फाइनेंशियली ये इनके पास कोई इतना अच्छा कैपिटल भी नहीं है, इनका एसेट क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबल भी नहीं, इनको बोलते हैं फाइनेंशियली अनसाउंड। और जो इल मैनेज है, जिनकी मैनेजमेंट भी जो है वो सही से नहीं की गई है या नहीं हो रही है, उनको जो है ये नया जो PCA फ्रेमवर्क है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसके अंडर लाया जाएगा। ठीक है, अगर वो ब्रीच करेंगे जो रिस्क थ्रेशहोल्ड है। ठीक है, तो एग्जिट है फ्रॉम PCA एंड विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो इन पे डाली जाएंगी कि ये काम आपने करने हैं, इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर के आपने इस तरीके से मैनेज करना है, इतना फाइनेंशियली आपके पास एसेट होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इन पे डाली गई हैं और विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी और भी बहुत सारी। इफ़ नो ब्रीच इन रिस्क थ्रेशहोल्ड इन एनी पैरामीटर आर ऑब्जर्व्ड, 4 सक्सेसिव जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अगर उनमें कोई भी जो है ऐसी कोई जो रिस्क जो है नहीं होगी, मतलब इन सारी चीज़ें जो है वेल मैनेज्ड होंगी, तभी इनको PCA से बाहर निकाला जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। क्या है? न्यूज़ में था इंडिया का जो पहला माइक्रो, जो छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो सेवा बैंक है, जो इस्टेब्लिश की गई थी 1974 में, उसने 50 साल कंप्लीट किए। ये जो क्या होते हैं ये माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट, ये देखो ये पैसा देते हैं, ऑफर करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, छोटे छोटे स्मॉल वैल्यू के लोन जो है मार्जिनल और गरीब लोगों के लिए, जिनको जो फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज जैसे कोऑपरेटिव बैंक से या फिर बड़े बड़े जो कमर्शियल बैंक से इनसे पैसा नहीं मिल सकता। ठीक है, ये छोटी बैंक्स जो है इनको प्रोवाइड करते हैं थोड़ी थोड़ी धनराशि। ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स जो है टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू लो इनकम हाउस होल्ड्स। ठीक है, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं आपको ज़मीन के कागज जमा करने पड़ेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, कोलेटरल हाउस होल्ड हैविंग जो है एनुअल इनकम 3 लाख की, उनको जो है जिनकी एनुअली पूरे साल में 3 लाख रुपए जिस फैमिली की इनकम होती है, उनको जो है माइक्रो लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है यूजुअली जो है चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर टू थोज जो चार्ज बाई जो कमर्शियल बैंक्स चार्ज करती है, उनसे जो है हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। याद रखना, जब भी आपको आए कि माइक्रो फाइनेंसेस जो है वो लेस अमाउंट चार्ज करते हैं, तो कहीं आप उस झलासे में नहीं आ जाना। माइक्रो फाइनेंस हमेशा नहीं, यूजुअली यानी ऑलवेज नहीं, यूजुअली चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट। बैकग्राउंड है, जो नोबेल लॉरेट थे मोहम्मद यूनुस, उसने लेके दी थी फाउंडेशन जो मॉडर्न जो MFFs थे, MFIs थे, मॉडर्न जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से एस्टेब्लिशमेंट करके ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में 1976 में। रेगुलेशन इंडिया में जो है RBI रेगुलेटरी बोर्ड रही, MIFs की जो ऑपरेट करती है कंट्री में। RBIs का जो है मालेगाम जो कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे ये NBFCs जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ की इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं माइक्रो फाइनेंस को इंडिया में और बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो 10 लाख का लोन प्रोवाइड करती है, जो नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म जो है स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए थ्रू कमर्शियल बैंक्स और NBFCs के थ्रू जो है लोन प्रोवाइड करती है इन लोगों को। ठीक है, लोन अंडर मुद्रा स्कीम जो कैटेगराइज किया गया, शिशु है, किशोर है, तरुण है। ठीक है, 2024 के यूनियन बजट ने इन्हेंस कर दी ये लिमिट 20 लाख पे, तरुण प्लस करंटली जो है फ्रॉम करंट जो 10 लाख थी उससे 20 लाख कर दिया उनके लिए। जो थोज हु हैव अवेल्ड, जिन्होंने जो है इस लोन जिनको मिला था और सक्सेसफुली उन्होंने इस लोन को जो है दोबारा से रीपे भी किया है। ठीक है, प्रीवियसली जो अंडर तरुण स्कीम थी। तो 3 किस्म से शुद्रा में जो है मुद्रा लोन में मिलता है, एक तो शिशु है, एक किशोर है और एक तरुण है। ठीक है, तरुण में 20 लाख कर दिए, जिसने पिछला प्रीवियसली 10 लाख अपना जो है लोन लेके वापस चुका दिया था। फिर गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। 2014 में RBI ने रिकॉग्नाइज किया कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क्स हैं या साधन हैं एज एसरोस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, खुद से अपने आप को रेगुलेट करें। हार्मोनाइज्ड रेगुलेशन 2022 में RBI ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है नाबार्ड के द्वारा 1992 में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। ठीक है, इन वर्ल्ड जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज, पैसा देता है, लोन देता है अनरीच्ड और अंडर सर्व्ड पूर हाउसहोल्ड, वो उन गरीब उन लोगों को जहाँ पे ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ पहुँची नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं मिला है उन गरीब लोगों को। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारे मेंबर जो ग्रुप के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे 5-6 पीपल्स की ने जो है मिल के जो है लोन लिया है किसी चीज़ के लिए, जो वो इकट्ठे मिल के कर रहे हैं, तो सारे इंडिविजुअल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये लोन हम पे करेंगे। रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है वो भी सपोर्ट करती हैं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ठीक है, तो ये था कुछ माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड जो है
चीज़ें। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बैन लगाया है 4 NBFCs पे। NBFCs का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है कंपनीज, ठीक है, फॉर ग्रांटिंग लोन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 45 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो बैन लगा दिए 4 NBFCs पे फॉर ग्रांटिंग लोन। क्या होती है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? ये कंपनी जो है अंडर कंपनी एक्ट जो 1956 और 2013 जो है उनके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। प्राइमली ये एंगेज होती है लैंडिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। एक्सक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग गुड्स या एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़, और प्रोवाइड करती हैं कोई भी सर्विसेज, सेल, परचेज या कंस्ट्रक्शन जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की। रेगुलेशन, इनकी रेगुलेशन जो है नेशनल हाउसिंग बैंक भी रेगुलेट करता है, नेशनल फाइनेंस कंपनीज को सेबी रेगुलेट करता है, मर्चेंट बैंक्स, वेंचर कैपिटल जो फंड्स कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, इनको सेबी करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है, ये NBFCs में आती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है चिट फंड कंपनीज को। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर जो निधि कंपनीज है वो भी रेगुलेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स की। तो वेरियस रेगुलेशन अथॉरिटीज़ आती हैं वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए। क्या डिफरेंस है एक बैंक और एक NBFC में? डिफरेंस एक ना, NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? मतलब तुम्हारे अकाउंट में 50,000 है, ठीक है, ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, डिमांड डिपॉजिट, तुम कभी भी ATM में जाके पैसा निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते NBFC। NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और इशू नहीं कर सकती चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। डिपॉजिट जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है या डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये भी अवेलेबल नहीं है फॉर डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC। मतलब इन केस अगर NBFC जो है वो गिर जाए, ठीक है, ओके, तो क्या है, तो जो है ये जो क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी है, जैसे कोई बैंक अगर ओवर रन हो जाए, एस्टैब्लिश अंडर जो है DICGC एक्ट 1950, मतलब DGIC जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, और फॉरेन बैंक्स जो फंक्शन करती है इंडिया में, या लोकल एरिया बैंक है या रीजनल बैंक्स हैं, इंश्योर करती है कि जितने भी बैंक अगर सफार बैंक कंगाल हो गई है, बैंक करप्ट हो गई है, कुछ इसी तरह से हो गई है, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपये जो है ये इंश्योरेंस के तौर पर जो है कस्टमर को देती है उनका पैसा, और बाकी जो है वो कम उसको उसके नीलामी के बाद जो पैसा उनको मिलता है जितना डिपॉजिट था। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, ये NBFCs को ये सपोर्ट नहीं करते। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन NBFCs और एक बैंक के बीच। ओके, समझे? नेक्स्ट चलते हैं। देखो NBFCs में एक चीज़ ये याद रखनी है, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते, ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं, और ये चेक इशू नहीं करते, कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ठीक है। ये DIGC जो है अगर फेलियर हो जाए बैंक का, तो ये DIGC का पार्ट नहीं है, मतलब कि इनको जो है इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। न्यूज़ में क्या था, RBI का जो बाइनियल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है अचीवमेंट इन परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या है ये? अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट। इंडिया की फाइनेंशियल जो 2 साल में एक बार आती है, ये बेस है एक असेसमेंट जो सब कमेटी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये हाईलाइट करती है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ग्रोस और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो फॉल हुए हैं, मतलब लो है 2.8% एंड 0.6% नेट, और जो ग्रोस और नेट है रिस्पेक्टिवली इन मार्च 2024। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हुए हैं। क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये इज़ अ लोन या कोई एडवांस जो है दैट इज़ ओवर ड्यू मोर देन 90%, 90 डेज। मतलब अगर आप किसी ने लोन दिया और 90 दिन तक कोई उसका ना इंटरेस्ट मिला है ना उसका जो है प्रिंसिपल उसको मिला है, 90 दिन तक इस लोन का उसने भरपाई नहीं किया, तो वो उसको कंसिडर किया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेफर किया जाए सम टोटल जितने भी लोन एसेट्स हैं जिनको क्लासीफाई किया गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPS तो क्लासिफिकेशन अगर MPA की करे तो जैसे लॉस एसेट है, जो एसेट विच आइडेंटिफाइड लॉस नॉट फुली रिटर्न ऑफ, अभी तक वो लिखा नहीं गया लेकिन इसको कंसिडर कर दिया गया कि ये पैसा अब रिकवर नहीं होगा। सब स्टैंडर्ड एसेट है वो क्लासीफाई किया गया सब स्टैंडर्ड 12 मंथ के लिए, और डाउटफुल एसेट होता है एसेट रिमेनिंग इन जो 12 महीने तक जो है सब स्टैंडर्ड में रहता है, डाउटफुल है कि ये मिलेगा या नहीं। कौन कौन से स्टेप्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए, वो है सरफेसा एक्ट है जैसे 2002 का, जो अलो करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर टू टेक पोजीशन ऑफ कोलेटरल अपॉन द डिफॉल्ट इन अ पेमेंट।
इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, और मतलब अगर कोई कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, कोई फर्म या इंडिविजुअल जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देता तो नीलाम भी किया जा सकता है सरफेसा एक्ट के थ्रू, या जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है इसके थ्रू जो है सूटेबल कोई अरेंजमेंट किया जा सकता है जिससे जो है वो एसेट रिकवर किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। एक और है जैसे परवा पोर्टल है जो प्लेटफॉर्म है रेगुलेशन करने के लिए, एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथोराइज करने के लिए, सेंट्रलाइज्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये वेरियस स्कीम्स हैं। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में आप याद रख लो, सरफेसा एक्ट हो एक याद होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा विलफुल डिफॉल्ट क्या है? देखो न्यूज़ में था कि आरबीआई ने इशू किया डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्ट एंड लार्ज डिफॉल्टर अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005। कुछ की प्रोविजन। विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जो अपनी मर्जी से जो है वो जो है पैसा जो है कंपनी लोन लिया है वो वापस ना दे। विलफुल डिफॉल्टर विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख एंड अबव। विलफुल डिफॉल्ट कब होता है? अपनी मर्जी से जो है ना देना, बेईमान हो जाना। बोरो डिफॉल्ट इन मीटिंग, जो पेमेंट्स या जो रीपेमेंट जो उसका ऑब्लिगेशन है कि इतना पैसा आपको वापस देना है जिससे आपने लिया है, बोरोर की कैपेसिटी है कि वो पैसा पे कर सकता है फिर भी वो ना दे, वो विलफुल डिफॉल्टर है। डाइवर्जन ऑफ फंड एंड सिम्फोन्ड ऑफ द फंड्स, पैसे को इधर उधर कर दे, डाइवर्ट कर दे और वो पैसा रिकवर गवर्नमेंट ना कराए, है ना। अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जब मूवेबल एसेट था फॉर सिक्योरिटी क्रेडिट्स के लिए जो है वो अपने डिस्पोज कर दे। ठीक है, कहीं और वो ताकि जो है गवर्नमेंट उस पर कब्जा ना कर सके, उसको जो है ना जो है बेच कर अपना जो है क्रेडिट जो है वो दोबारा वसूल ना सके। ठीक है, लार्ज डिफॉल्टर वो होते हैं जो ये तो हो गए विलफुल डिफॉल्टर्स की जो अमाउंट बताया। लार्ज विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनका 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का पैसा जो है वो बेईमान हो जाए, ना दें। इसमें सूट भी फाइल हो सकता है, वेयर अकाउंट जो है वो क्लासिफाइड किए जा सकता है एज ए डाउटफुल या लॉस। लेंडर हैज़ टू बी एस्टैब्लिश आइडेंटिफिकेशन कम्युनिटी टू एग्जामिन द एविडेंसेस जो है। तो ये वेरियस चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट्स भी है जो है। डिफ़ॉल्ट बाई गवर्नमेंट ऑन जो है राष्ट्रीय इस्पत निगम, फोर्स लेंडर टू सी कवर थ्रू द इंटर क्रेडिट स्कीम, तो वेरियस स्कीम है। वही में नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है। रिसेंटली जो IBBI जो है इशू किए नए गाइडलाइन जो है स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस, किस तरीके से एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा एज ए रेजोल्यूशन क्या है ये इंसॉल्वेंसी जो है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड INB कोड 2016 का। इट इज़ इंडिया का जो है एक बैंक्रप्सी की लॉ है जो कंसोलिडेट जितने भी पहले फ्रेमवर्क थे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के थ्रू उसको सबको इकट्ठा करके एक सिंगल लॉ में बनाया गया। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि टू ए फाइनेंशियल, एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेट जहाँ पे एक इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी एंटिटी जो है वो जो कर्जा लिया गया है वो चुका नहीं सकती। ठीक है, जब ड्यू होता है और लाइबिलिटीज़ जो है वो एक्सीड कर जाती हैं उसके एसेट से, मतलब जितना उसके पास धन है उससे ज़्यादा उस पर कर्जा चढ़ जाता है। बैंक्रप्सी जो है ये एक लीगल प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है इंसॉल्वेंसी के बाद, वेयर इन जो कोर्ट है या फिर जो ट्रिब्यूनल जो है वो डिक्लेयर करती है एक इंडिविजुअल या बिजनेस मैन को कि वो अब लीगली वो इस कर्जे को नहीं दे सकता, अनएबल टू पे। ठीक है, देयर डेप्ट, उसको बैंक्रप्सी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एक टाइम बाउंड मैनर में रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, ऑफ डिस्ट्रेस्ड बिजनेस, एक घाटे वाला जो धंधा है उससे अब कैसे इंप्रूव रिकवर करने के लिए जो क्रेडिटर है, जो किसी ने उधार दिया उसको पैसा दिया, अब इसको रिकवर करना है और इस बंदे को एक एग्जिट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कंपनी के लिए जो फाइनेंशियली बहुत लॉसेज में है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी जो है बैंक्रप्सी कोड का यही ऑब्जेक्टिव है, कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये इससे नीलामी से किसी को बेच के किसी तरीके से जो है एजेंट से इकट्ठा करके इसको इकट्ठा किया जाए। पिलर जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, एक IP को अपॉइंट किया जाता है कंडक्ट करने के लिए जो है रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए। ठीक है, वो मैनेज करते हैं किस तरह लिक्विडिफिकेशन करना है, किस तरह से बैंक्रप्सी कोड को जो है बैंक्रप्सी प्रोसेस को जो है आगे चलाना है। ठीक है, इसमें एक और होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, वो कलेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं और डेसिमेट करते हैं जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, कितना एसेट बचा हुआ है, कितना इसका डेप्ट है, वो सारा इकट्ठा करके ठीक है बोलते हैं। फिर 2 पार्टीज़ को जो है उनको बोलते हैं कि जो डेप्टर है और जो क्रेडिटर है।
ठीक है, इन दोनों के आगे वेरियस प्रपोजल रखे जाते हैं, एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, किस तरीके से करोगे, फिर सरफेसा के अंडर इनको नीलाम भी किया जाता है। ठीक है, तो ये वेरियस चीज़ें। अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के 12 स्टेचुटरी बॉडी है जो इस 2016 के जो INB कोड एक्ट है उसके अंडर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर में आती है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कंसिस्ट करते, गवर्निंग बोर्ड जो है वो कंसिस्ट करता है, एक चेयरमैन है, 3 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर जो RBI के द्वारा नॉमिनेटेड होता है और 5 अदर मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो ये सारा INB का है। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये क्या है? देखो, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, ख़रीदते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, ऐसे एसेट जिनसे जो है नहीं फ़ायदा हो रहा, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, उनकी जो है बैलेंस शीट को क्लीन अप करने के लिए। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये कंपनीज जो है ये रिक्वायर्ड टू रिजोल्व ये एसेट्स जो ये खरीदते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कम रेट पे। ठीक है, अब इनको भी होता है ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन को कि हम ये एसेट खरीद रहे हैं, इनको थोड़ा बेहतर बना के और हम प्रॉफिट में बेचें। फॉर एग्जांपल, एसेट की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये थी। ठीक है, लेकिन अब जो है वो एक जो है बैड लोन में कन्वर्ट हो गया या नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, तो उसकी वैल्यू अब 30 रह गई है। तो ये ARC जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये 30 में खरीद के उसको कंस्ट्रक्ट करके कि हम 45 में भी बेच दें तो ये इसकी जो है प्रॉफिट हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो है एक लास्ट माइल जो है एफर्ट होता है। ठीक है, ये इसमें ठीक है, और कुछ खास चीज़ है नहीं है इसमें। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।